नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, वीडियो को एक बार ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर आपको मेरे चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि समय समय पर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। पहला क्वेश्चन है कि जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक जो है वो किसका पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। अब दोस्तों, आपने सोचा कि मैं बता रहा हूँ पहला और करा रहा हूँ 261वां, इसका मतलब कि 260 तक का मैंने क्वेश्चन आंसर को कवर कर दिया है, जिसका मैंने एक हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसका आप थोड़ा सा डिटेलिंग्स देखिए। जातक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ खुद्दक निकाय का भाग है। अब देखिए, जातक ग्रंथ तो है लेकिन ये कहाँ का निकाय है? तो खुद्दक का निकाय है। बौद्ध ग्रंथ के खुद्दक का निकाय है। ऐसा माना जाता है कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पूर्व बुद्ध ने 550 से भी अधिक जन्म लिए थे। जातक ग्रंथों में बुद्ध के इन्हीं पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है, यानी कि बौद्ध धर्म में लोग पूर्ण जन्म पे विश्वास करते थे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। किसके विरुद्ध थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के विरुद्ध थे। थोड़ा सा डिटेलिंग्स देखिए। बुद्धवाद और जैनवाद अनीश्वरवादी थे। ठीक है, देखिए दोनों को दोनों बुद्धवाद और जैनवाद दोनों अनीश्वरवादी थे, यानी ईश्वर पे विश्वास नहीं करते। इन्होंने ब्राह्मणों के रीति रिवाज एवं कर्मकांडों का विरोध किया था। इनके अनुसार ब्राह्मणों के कर्मकांड और यज्ञ एक जीर्ण नाव के समान है जो संसार सागर से मनुष्य को पार नहीं ले जा सकता, यानी कि वो लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में जैन तापसिक के जैसा प्रवास किया? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अब थोड़ा सा देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। अब एक क्वेश्चन और बन के आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को अपना लिया था अंतिम क्षणों में? तो जैन धर्म। तो देखिए, डिटेलिंग्स मैं इसीलिए करता हूं ताकि आपको यहां से भी कुछ क्वेश्चन मिल जाए। जैन अनुश्रुति के अनुसार उसने मैसूर के श्रवणबेलगोला में संलेखना द्वारा मृत्यु का वर्णन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। अब एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि चंद्रगुप्त ने शिक्षा किन से ली थी जैन धर्म की? तो भद्रबाहु से। तो क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन आपको डिटेलिंग्स में मिलता रहेगा। दोस्तों, अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एनालिसिस तो आपने कर ही लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? प्रचलित मुद्रा का नाम पूछा है, तो इसका सही आंसर है आपका पब, यानी ऑप्शन ए, पण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पण थी। मौर्य काल में सिक्के सोने, चांदी तथा तांबे के बने होते थे। इन सिक्कों को निष्क और सुवर्ण कहा जाता था। ये चीज़ें मैंने पहली वीडियो में भी बहुत बार बता चुका है। चांदी के सिक्कों को कारसापन या धरण कहा जाता था। तांबे के सिक्के मास्क कहलाते थे। काकनी भी तांबे का बना छोटा सिक्का होता था। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अब देखिए, कांचीपुरम के बारे में पूछा है, तो दोस्तों आपको पता होगा कांचीपुरम तमिलनाडु में है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेलिंग्स देख लीजिए। सुदूर दक्षिण में शासन करने वाले पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांचीपुरम। ठीक है, कांची या अथवा कांचीपुरम। वर्तमान में इसको तमिलनाडु का एक जनपद कांचीपुरम के नाम से भी आप जानते हैं। चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार में वहाँ 100 से अधिक बौद्ध विहारों में 10,000 भिक्षु निवास करते थे। दक्षिण में चोलों को पराजित कर पल्लव राज की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। अब एक क्वेश्चन और भी बनेगा ना
सिंह विष्णु ने किसकी स्थापना की थी? तो ये चीज़ें भी यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? भारत का दौरा किया है, बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है, तो ऑप्शन सी हर्षवर्धन। देखिए हेनसांग पकड़ के हर्षवर्धन से जोड़ दीजिए, ठीक है, अगला उसका है और इसका है। चीनी यात्री हेनसांग 629 से 644 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में रहा और आया। देश के विभिन्न भागों पर भ्रमण किया। भारत में उसने अनेक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। कनौज की धर्मसभा का वह अध्यक्ष भी था, जिसका उद्देश्य महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अशोक द्वितीय बोला है, ठीक है, अशोक द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं कनिष्क, ठीक है। कनिष्क भी बौद्ध तमानुयायी था तथा उसने अशोक की भांति बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के साधनों के कारण बौद्ध अनुश्रुतियों में कनिष्क को अशोक के समान बताया गया है, अतः द्वितीय अशोक कनिष्क ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? लायन कैपिटल, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अशोक से। अब देखिए अशोक स्तंभ जो है ना, उसमें आपको बहुत सारे चार शेर के स्तंभ दिखेंगे, जिसमें से एक को आप नहीं देख पाते हैं पिक्चर में, क्योंकि वो एक पीछे होता है। सारनाथ का लाइन कैपिटल अशोक से संबंधित है, यह अशोक के शासनकाल में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं और 8वीं सदी में निम्नलिखित के द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला, और वो कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने मंदिर का निर्माण बहुत ज़्यादा करवाया? तो इसका सही आंसर है पल्लव और चालुक्य। 6वीं और 8वीं शताब्दी में 550 से लेकर के 750 ईस्वी पल्लव और चालुक्य राजवंश ने मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? दोनों के बारे में पूछा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये शैलोत्कीर्ण गुफाएं अपने चित्रकर्ण एवं वस्तु सौंदर्य के लिए विश्व विरासत के रूप में विख्यात है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना महान कार्य था, किनका कार्य था? तो इसका सही आंसर है कुमार गुप्त का। नालंदा विश्वविद्यालय जो मगध के अंतर्गत आता है। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष नालंदा में पाए गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय पटना बिहार से 64 किलोमीटर दक्षिण में बड़गांव नामक स्थान में स्थित है, और पटना से तो 64 किलोमीटर दूर है, हमारे यहाँ से लगभग 32 किलोमीटर दूर है। नालंदा बौद्ध बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय था। बाद में पाल वंश के शासकों ने विक्रमशिला के विश्वविद्यालय की ओर अधिक ध्यान देना प्रारंभ किया, फलतः नालंदा का वैभव कम हो गया, यानी कि किसके बाद? विक्रमशिला के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबर्गा इनमें से किस राज्य में स्थित है? गुलबर्गा के बारे में पूछा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक में। गुलबर्गा कर्नाटक राज्य में स्थित है। गुलबर्गा भारत की स्वतंत्रता के पूर्व निजाम राज्य हैदराबाद का एक हिस्सा था। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में बहमनी सुल्तान अलाउद्दीन हसन गंगू ने किया था, ठीक है। ये भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जब आप हाई लेवल का एग्ज़ाम को मतलब देने जाते हैं तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास पूछ करके आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकला कृतियों के वर्णित कथानक हैं, कथानक, तो इसका सही आंसर है जातक के। नेक्स्ट देखिए, अजंता की चित्रकला कृतियों के वर्णित कथानक जातक कथा से है। जातक कथा गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है, मैंने अभी बताया था, ठीक है। लगभग 500 जातक कथाएं हैं।
रामायण के रचयिता आदि कवि वाल्मीकि हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? व्यास मुनि हैं। और महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है, इसका डिटेलिंग्स देखिए। अगर आप लोग डिमांड करते हैं तो मैं 1857 के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ 1857 से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे। तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट जरूर कीजिएगा। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कैनिन 1856 से लेकर के 62 तक थे। 1857 का विद्रोह तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफल में प्रयोग किए जाने वाले कारतूस कॉपर के निर्माण में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग था। मूलभूत कारण 1757 से 1857 तक ब्रिटिश शासन सरकार की विभिन्न नीति से उभरा जनाक्रोश है, जो सैनिक कारणों से हुई। मंगल पांडे ने सर्वप्रथम इस कारतूस के प्रयोग का विरोध किया। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक थे गोविंद तृतीय। ठीक है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी दंती दुर्ग। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान कीजिए, ये पहला ऑप्शन जाना चाहिए। ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो गया, ये कभी कभी होता है, कोई नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये पहला ऑप्शन जाना चाहिए। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्य खेत, टाइपिंग के समय में ऐसा हो जाता है, या मानिकल सोलापुर थी। दंती दुर्ग ने चालुक्य वंश के क्षेत्र की छीनकर 753 में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं में अनेक कलाकृतियां बनाई। एलोरा के रावण की खाई, कैलाश मंदिर, दशावतार का चित्रण, गंगा का अवतरण अत्यंत दर्शनीय और कलात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही दमदार है और इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन सी को, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय कब से कब तक इनका शासनकाल था? तो 375 से 414 उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। नवरत्न में कालिदास शामिल थे, जो संस्कृत के महान विद्वान थे। याद रखिएगा, कालिदास जी के बारे में हमेशा पूछता है कि ये किन के नवरत्न थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ये चीज़ें ध्यान में रखिए। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। स्कंदगुप्त ने हूण आक्रमण को ध्वस्त किया। स्कंदगुप्त दूरदर्शन झील का पुनः मरम्मत करवाया। सुदर्शन झील का पुनः मरम्मत करवाया। जूनागढ़ के बर्नदत्त के पुत्र चक्रपालिका ने सुदर्शन झील का पुनः मरम्मत करवाया था। तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में नेपाल बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अशोक। इसका थोड़ा सा डिटेलिंग्स देख लीजिए। नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन अशोक द्वारा हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में 251 बीसी के आसपास मोगली पुत्र तिस की अध्यक्षता में की गई थी। इस संगीति के आयोजन का उद्देश्य संघ में आए मतभेद को समाप्त करना था। द्वितीय संगीति के द्वारा ही विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया। देखिए, ये क्या आपको पता था इससे पहले कि अशोक का एक पुत्र था जिसका नाम महेंद्र था और एक पुत्री थी जिसका नाम संघमित्रा था। तो ये चीज़ें आपको मेरे यहाँ से हमेशा मिलते रहेगा। तो चैनल को फॉलो कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अशोक ने नेपाल के ललितपट्टनम शहर बसाया था। कहाँ पे? ललितपट्टनम। नेपाल में जो एक शहर है ललितपट्टनम, उसे किसने बसाया था? तो अशोक ने। कलहन के अनुसार अशोक ने कश्मीर शहर को भी बसाया था। ठीक है,
राज तरंगिणी के लेखक थे कल्हण, ये चीज भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्न में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? नष्ट किया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बामियान में। ठीक है, अब देखिए अफगानिस्तान के बामियान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियां तालिबानियों के द्वारा नष्ट किया गया था। ये शुरू से मतलब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, जात ही इस तरह का है। ठीक है, आतंकवादी इस तरीके का सारा चीज़ तो इन लोगों से ही पनपा है, और अगर थोड़ा सा बोल दो तो नीचे वाले लोगों की मिर्ची लग जाती है। मतलब वो रन पिक्चर का एक जो डायलॉग नहीं है, बाहर के कौवों को गाली दिया तो अंदर के कौवों को भी बुरा लग गया, वही वाली हाल हो जाती है। अब देखिए हमारा इतना पुराना इतिहास और वो भी बताता है कि मूर्तियों को तोड़ना, प्रतिमाओं को तोड़ना, लूटना, ये सब काम इन लोगों का ही था, तालिबानियों का था। ठीक है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनाई गई थी। बामियान की मूर्ति गांधार कला के थे। भारत के प्रथम मंदिर गुप्त काल में बनाए गए थे। गांधार प्राचीन काल के 16 महाजनपद में एक था। गांधार तक्षशिला थी। कंबोज महाजनपद की राजधानी लाजपुर यानी हाटक जिला थी। एकमात्र महाजनपद असमक है जो दक्षिण भारत में अवस्थित थी। असमक की राजधानी पोटली यानी पोतना पैठन थी। इतना तक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? बौद्ध परिषद की बात कर दी तो इसका सही आंसर है हर्ष को जाता है। ठीक है, किसको? हर्ष। ये बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछ दिया गया सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष ने 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन कन्नौज में किया। कहाँ पे किया था? तो कन्नौज में। ये चीज़ें याद रखिएगा, आईएमपी क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा डीप है। ठीक है, इतना ज़्यादा डीप जा करके पढ़ने का मतलब है कि आप एक अच्छे लेवल की तैयारी में लगे हुए हो। कन्नौज संगीति का अध्ययन हेनसांग था। हेनसांग बतापी और कांची की भी यात्रा की। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। हर्ष के प्रयोग में महाभोज परिसर का आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुलेमान ने किस राज्य को रूहमा कहकर पुकारा है? रूहमा कहकर पुकारा है, तो इसका सही आंसर है पाल राज्य को। पाल राज्य को सुलेमान ने रूहमा कहकर पुकारा है। इसका अब डिटेलिंग्स देख लीजिए। 10वीं शताब्दी के मध्य में भारत आने वाले एक अरब व्यापारी सुलेमान ने पाल राज्यवन साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि के बारे में लिखा। उन्होंने पाल साम्राज्य को रूहमन के नाम से पुकारा है। तो दोस्तों इस तरीके से पूरी वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा।